नमस्कार यार, बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। बाजार में मुस्कुराने की कोई वजह नहीं है। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संकेत थे, उससे ज़्यादा गिरावट हम देख रहे हैं इस समय हमारे बाजार के अंदर देखने को मिल रही है। हर रोज़ नया सपोर्ट लेवल जो है, जो बनता है, वो टूटता दिखाई दे रहा है। 22,233 का लो आज देखने को मिला है और उसी के पास 22,237 का स्तर इस समय निफ्टी में देखने को मिल रहा है। 1.25% से ज़्यादा की गिरावट इस समय निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। वहाँ पर भी हम देख रहे हैं निफ्टी 100 में 1.25%। अगर स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें, 2.25% की गिरावट। मिड कैप स्मॉल कैप में अब गिरावट इतनी गहरा गई है कि जिनके पोर्टफोलियो में भी ये जिन लोगों के पास भी शेयर मिड कैप के और स्मॉल कैप के हैं, 30-30, 40-40%, कई सारे शेयर ऐसे हैं जो 50-50% तक टूट गए हैं। और कितना पेशेंस रखा जाए बाजार के अंदर, ये वो सवाल है जो कि आज जिसका जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से क्या और ज़्यादा बड़ी गिरावट हो सकती है, कितनी गिरावट की उम्मीद कर सकते हैं, कहाँ पर एवरेजिंग करनी चाहिए, ये सब सवाल ऐसे हैं जो हमारे आपके मन में इस समय गूंज रहे हैं, घूम रहे हैं। प्रदीप हल्दर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक और खास मेहमान। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और क्या दिन चुना है आपने जुड़ने के लिए सर? मतलब पूरा ब्लैक फ्राइडे बना दिया आपने। बाजार में लगातार गिरावट बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हैं। पहली टिप्पणी मार्केट पे कहाँ सपोर्ट लेगा अब, क्योंकि सारे सपोर्ट लेवल तो जो लोग बता रहे हैं वो टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर एंड लास्ट 4 महीना पहले से मेरा एक ही स्टेटमेंट है 21,400 21,500 जो जिसके लिए मैं वेट भी कर रहा था, क्योंकि मार्केट में हमने देखा है ईच एंड एवरी लेवल पे मार्केट पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है। और कहीं ना कहीं लास्ट वीक भी जब हम बात कर रहे थे 23,000 के आसपास था, उस टाइम पे भी मेरा यही व्यू था कि मैं लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में नेगेटिव हूँ। और आज देखते देखते 22,200 22,250 के आसपास अभी आ रहा है। तो मुझे लगता है सर नेक्स्ट जो सपोर्ट होने वाला है 22,700 से 21,700 से लेके 21,800 के आसपास होने वाला है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो इलेक्शन डे का लो था, वहां पे एक नेक्स्ट फेयर वैल्यूएशन थोड़ा बॉटम हो सकता है। सो ये जो डेली डेली बाइंग हो रहा है, हर एक लेवल पे एवरेज करने का एक इन्वेस्टर्स लोगों का सोच है, मुझे लगता है ये थोड़ा गलत है। क्योंकि अभी वीकली चार्ट खराब है, मंथली चार्ट खराब है, और हम देख रहे हैं कि लगातार एफआई लोगों का सेलिंग आ रहा है। और बजट में 12 लाख तक जो टैक्स कट हुआ उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं, रेट कट हुआ उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं, जो ट्रम्प जी का है इतना। अभी मुझे लगता है जो इंडिया विक्स है इसको चेंज करके ट्रम्प विक्स करना चाहिए, ट्रम्प वॉलेटिलिटी विक्स करना चाहिए, तो फिर जाके कुछ हो सकता है। तो जोक्स ऑफ द पार्ट सर, मुझे लगता है कि मार्केट अभी भी नीचे ही रहेगा और हो सकता है एक दो दिन शॉर्ट रैली मिल जाए ऊपर में। लेकिन मैं अभी भी वीकली चार्ट में, मंथली चार्ट पे जो देख पा रहा हूँ, मैं नेगेटिव ही हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ। 21,500 400 तो आना ही है, आज नहीं तो 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना। और आई बिलीव कि मार्केट में टू टाइप्स ऑफ करेक्शन होता है सर, एक होता है प्राइस करेक्शन, एक होता है टाइम करेक्शन। तो प्राइस करेक्शन कहीं ना कहीं हमने देखा है, लेकिन टाइम करेक्शन अभी भी नहीं देखा। तो उसके लिए तो हमें डेफिनेटली और पेशेंस चाहिए और वेट करना पड़ेगा। कितना पेशेंस चाहिए सर? बहुत लोग कह रहे हैं सर अब धैर्य जवाब दे रहा है, तो कितना पेशेंस, अभी कितने समय और वेट करना पड़ेगा इस पर जी? सर ये तो बोलना मुश्किल है कि कितना पेशेंस चाहिए, लेकिन डेफिनेटली जब मैंने ये देखा है मंथली बेसिस पे कैंडल जब नेगेटिव हो जाता है, एटलीस्ट 7 to 8 मंथ्स आपको तो वेट करना पड़ेगा। अभी 4 महीना 5 महीना हुआ है मार्केट नीचे आया है, तो मुझे लगता है अभी भी तो कोई बाउंस बैक करने का कोई संकेत मुझे नहीं दिख रहा है चार्ट पे। तो डेफिनेटली और वेट करना पड़ेगा। चलिए, इंतहा मतलब जो है, लोग कह रहे हैं इंतहा हो गई इंतज़ार की। बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल जो है जिस तरीके से लोगों को दबाव देखने को मिल रहा है। हाँ विकास जी, आपके लिए प्रश्न आया है। रागनी जी पूछ रही हैं, रंगनी जी, और अदानी पावर के ऊपर जानना चाह रही हैं क्या करें अभी अदानी पावर को लेकर के। 490 पे खरीदा हुआ है अदानी पावर। ये सारे वो शेयर हैं जो कि मतलब लोगों के पसंदीदा हुआ करते थे, और अब जो है सब में धीरे धीरे करके दबाव जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अदानी पावर हालांकि इनकी खरीद के पास है, ये अच्छी बात है। ब्रेक इवन और मुनाफे में जो लोग अभी हैं, उनसे सुखी इंसान कोई हो नहीं सकता कि इतने गिरते में भी अगर आप ब्रेक इवन पे खड़े हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। 490 पे रखा हुआ है, 492 के आसपास शेयर चल रहा है। क्या करें सर, अभी होल्ड कर सकते हैं? इतनी गिरावट में भी शेयर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मेरे हिसाब से अदानी पावर का स्ट्रक्चर वीक है। हायर एंड से वीकली चार्ट पे अगर मैं देखूँ तो पैटर्न्स वीकनेस की तरफ ही है।
मेरे हिसाब से इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या कॉस्ट टू कॉस्ट है तो निकल जाना चाहिए। इनके लिए जो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल होंगे वो होंगे 420। यहाँ पे आता है तब अदानी पावर यहाँ तक ड्रैग कर सकता है इस करेक्शन पे। बाजार वीक है, फंडामेंटल्स वीक है, टेक्निकल्स वीक है। मेरे हिसाब से यहाँ पे एग्जिट करके 420 या 390 के करीब ये पोजीशन बनाए तो ज्यादा बेटर होगा। हम्म। चलिए, तो ये रहा है अदानी पावर। अभी निकल जाइए सर, फिर से मौका मिलेगा। जो 490 पे लिया हो सकता है 450 पे मिल जाए आपको, तो अभी ठीक है, नुकसान ज़्यादा नहीं है। हाँ, बहुत लंबा नज़रिया है तो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन अभी की सिचुएशन में हो सकता है ये 490 का शेयर आपको और सस्ता मिल जाए। थोड़ा सा निकल जाइए, ब्रेक इवन पे हैं, अच्छी बात होगी आपके लिए। प्रदीप जी, सुजलॉन, अगर हम पावर की बात कर रहे हैं, सुजलॉन कैसा लग रहा है सर? यहाँ पर 85 के पास टूटते टूटते 50 पे आया। अब तो जो माहौल देखने को मिल रहा है, और सस्ता मिलेगा क्या? वहाँ जाकर के एवरेज करें या फिर अभी एवरेज करना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या होगी सुजलॉन को लेकर के? एग्जैक्ट 50 पे है, आज 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। सर 54-55 के आसपास एक वीकली सपोर्ट था जो कि टूट चुका है, और मुझे लगता है अभी जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 46-45 से पहले तो नहीं है, तो अभी इस लेवल पे एवरेज नहीं करना ही बेटर होगा। एक बार वेट कर जाइए, और जिनके पास अभी है विथ स्टॉप लॉस ऑफ 43 आप होल्ड कीजिए इस काउंटर को। अभी होल्ड करने की सलाह है सर। एक चीज़ बताइए, बहुत लोग ये जानना चाहते हैं सर, क्या 100 रुपये से सस्ते शेयर खरीदें इस समय, क्योंकि और कितना टूटेंगे ये? तो ये स्ट्रेटजी विकास जी आपसे और प्रदीप जी आपसे दोनों से जानना चाहेंगे, और कुछ एक शेयर ऐसे हम डिस्कस भी करेंगे, जैसे अभी सुजलॉन डिस्कस किया, अभी जैसे ओला है 100 रुपये के नीचे, और भी बहुत सारे शेयर हैं जो जहाँ पर जो है, क्या लोगों के जो सवाल हैं वो ये हैं कि इतने सस्ते शेयरों में और कितनी गिरावट आ सकती है। तो विकास जी आपसे शुरू करते हैं। आपको लग रहा है 100 रुपये से सस्ते शेयर जो ऐसे हैं वहाँ पोजीशन होनी चाहिए? आपको लगता है कि कंपनी के फंडामेंटल और मार्केट को देखना चाहिए, 100 रुपये से सस्ता या महंगा इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता? हाँ देखिए सर, सस्ता और महंगा से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। डिपेंड करता है कि अगर आप 1 रुपये भी कोई शेयर पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपका हार्ड एंड मनी है, और आपको ये देखना है कि कंपनी के टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो डेफिनेटली देखिए, फंडामेंटल्स हमें कंपनी की अच्छी पेडिग्री के बारे में पता चलता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म पे क्या करने वाली है। एंड टेक्निकल्स हमें ये बताता है कि व्हेन टू एंटर एंड व्हेन टू एग्जिट। तो आप फंडामेंटली देखिए, मैं ओला को जब से ये शुरू से था तब से मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा था। एंड डेफिनेटली बहुत सारे कंज्यूमर्स के कंप्लेन्स और ये हम लोगों को सुनने मिलते रहते हैं। तो मेरे को लगता है कि टेक्निकल तो खराब खराब था ही, और फंडामेंटल भी कुछ उतने अच्छे नहीं थे। तो इस टाइप के शेयर से मेरे हिसाब से बचना चाहिए सर। ठीक। प्रदीप जी आपसे भी पूछना चाहेंगे, इस बीच राजेश शर्मा जी की टिप्पणी आई है, कह रहे हैं विपुल जी ब्लैक फ्राइडे नहीं रेड फ्राइडे है। सर, जब इतना लाल हो जाता है ना तो आंखों से रंग जो है ओझल हो जाते हैं, लाल हरा पीला कुछ समझ में नहीं आता, सब ब्लैक ही होता है, इसीलिए ब्लैक फ्राइडे बोल रहे हैं। प्रदीप जी आपकी टिप्पणी, सस्ते शेयरों में क्या हो स्ट्रेटजी? सर मुझे लगता है देखिए, अभी मैटर ये है कि वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशंस। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में आ रहे हो, एटलीस्ट यू नीड टू नो द बेसिक थिंग ऑफ द मार्केट। एक्चुअल में आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट वैल्यूएशन कितना हाई है। जैसे कि अभी स्मॉल कैप मिड कैप आप इंडेक्स देखेंगे, ऊपर से ऑलमोस्ट 26% 25% नीचे आ गया है, और स्मॉल कैप स्टॉक्स तो ऐसा ऐसा बहुत सारे स्टॉक्स है सर 50% 60% डाउन है। सो अगर कोई भी कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, अगर वैल्यूएशन भी बढ़िया है, तब जाके आप बाय कर सकते हो। लेकिन स्मॉल कैप में जब आप इन्वेस्ट करते हो, एटलीस्ट आपको एक बार 5 से 7 साल का व्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल कैप ने ही सबसे ज्यादा पैसा बना के दिया है, और स्मॉल कैप में ही सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी रहता है। सो इन्वेस्ट करना सही है, लेकिन कब और कहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक सर। सर ओला पे आपके लिए, आप ओला पे अभी क्या करें सर? अभी चूंकि हम ऐसे शेयरों पे बात कर रहे हैं जो 100 के नीचे हैं, सस्ते हैं, उसमें ओला भी शामिल है, 56 रुपये के आसपास आ गया है, और टूटेगा क्या सर? अभी क्या कह रहे हैं चार्ट्स? तो देखिए, फंडामेंटली हम देखेंगे कि ऑलमोस्ट 1820 करोड़ के आसपास नेगेटिव प्रॉफिट पोस्ट किया है, लॉस पोस्ट किया है ओला ने। और अगर हम देखेंगे कि जब से आईपीओ आया था उसके बाद से ऊपर गया, और आईपीओ का मेरा जैसे न्यू कोई स्टॉक रहता है ना, आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी करके मेरा एक स्ट्रैटेजी है, तो उसके एकदम नीचे ही आ रहा है। तो मेरे को लगता है एक बार 75 जो 70 से नीचे आके आके अभी 56 54 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है, 52 वीक लोस पे आसपास है, तो फिर भी यहाँ पे एंट्री नहीं लेना चाहिए। क्या पता 46-40 के आसपास आ जाए, तो यहाँ पे बॉटम ढूंढने का कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वेट करना चाहिए, मार्केट को टाइम देना चाहिए, और ऐसे कंपनी में थोड़ा अभी दूरी बनाए रखना चाहिए। ठीक। और इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि इस कार्यक्रम में हम लोगों के सवाल नहीं लेते हैं, लेकिन जिस तरह की गिरावट है, बहुत सारे आपके प्रश्नों के उत्तर हम कोशिश कर रहे हैं देने की। तो अपने सवाल भी आप चाहें तो भेज सकते हैं, 1 बजे भी आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, क्योंकि इस जो गिरावट का माहौल है उसमें हम आपके साथ पूरी तरह हैं। आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, अभी क्या कहीं पर भी कोई पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। विकास जी, मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हो रहे हैं कि जो नुकसान हो रहा है कह रहे हैं क्या सब कुछ बेच दें, अभी
पूरा पोर्टफोलियो खाली कर दें? क्या सलाह रहेगी आपकी उन दर्शकों के लिए? विपुल जी देखिए, एक चीज समझिए कि बाई राइट सिट टाइट, मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपने अच्छे फंडामेंटल्स पेडिग्री के स्टॉक्स खरीदे और अब आप फंस गए हैं, तो अभी यहाँ पे ये जोन नहीं है पैनिक करके बेचने का। जब मान लीजिए लास्ट सितंबर अक्टूबर महीने से हम लोग जब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि बाजार में वीकनेस है, सिट ऑन कैश, सिट ऑन कैश, अगर आप वहां पे 5%, 10%, 15% तक के लॉस में निकलते तो दैट वाज द थिंग। अभी मेरे को जहां तक लग रहा है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनके पोर्टफोलियो 30-40% तक डाउन होंगे, तो यहाँ पे पैनिक करने का समय नहीं है। अच्छी पेडिग्री के स्टॉक से वेट करिए, उसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास थोड़ा फंड और लगाइए, एवरेज करिए, एंड कहीं ना कहीं बाजार लॉन्ग टर्म पे आपको रिवॉर्ड करता है। और अगर एवरेज नहीं भी करते तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर अच्छे शेयर्स हैं तो आज नहीं तो 2 साल 3 साल पे आपके रेट तक जरूर आएंगे, अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो। जी बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है। फंडामेंटल्स जिनके अच्छे हैं बिल्कुल बने रहिए। पेशेंस चेक कर रहा है बाजार आपका। ऐसा ना हो कि जहां से आपने एग्जिट किया और वहीं से यू टर्न आ गया। तो इस समय आपको धैर्य दिखाने की आवश्यकता है। अच्छे शेयर अगर आपके पास है, हाँ, जिनके फंडामेंटल अच्छे नहीं है, महंगे हैं या फिर रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, एग्जिट कर लीजिए। पता नहीं कितना पेन बाकी, क्योंकि अब बाजार जो है वो बाजार नहीं रहा जहाँ पर खराब नतीजे की बात भी शेयर में तेजी लगातार देखने को मिल रही थी। अब जरा से भी उम्मीद से खराब नतीजे रहेंगे, कहीं पर भी कोई किसी भी क्राइटेरिया पे अगर वो शेयर फिट नहीं बैठता है तो बड़ी पिटाई संभव है। ऐसे शेयरों से फिलहाल के लिए दूर रहिए। जो फंडामेंटली अच्छे हैं, जहां पर नतीजे बेहतर आ रहे हैं, वहीं पर अपनी पोजीशन होल्ड करने की सलाह आपको यहां पर दी जा रही है। सर, सवाल मैं जानना चाहूँगा कि अभी इस जो सिचुएशन है कच्चे तेल को लेकर के जो स्थिति है, खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय जो हालात चल रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध में भी बीच में मध्यस्थता हो गई, शांति होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहने की या और नीचे जाने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। तो क्या आईओसी, बीपीसीएल जैसे शेयरों में जिनकी पोजीशन है, उनके लिए क्या राय रहेगी? प्रदीप जी, एक टिप्पणी आपसे, और आईओसी पर और बीपीसीएल पर मैं चाहूँगा टिप्पणी जो है वो विकास जी करें। पहले आईओसी से शुरुआत करते हैं, प्रदीप जी। हाँ सर, मुझे लगता है आईओसी में एक जितना गिरावट होना चाहिए था बहुत ऑलरेडी हो गया है। और अगर हम ऊपर से देखेंगे कि लगातार नीचे आते आते ऑलमोस्ट 40% टॉप से नीचे आ गया है। सो अभी 115 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है एक सपोर्ट जो है 103 से लेके 105 के अंदर है, जो मार्केट में अभी पैनिक सेलिंग, क्योंकि लॉन्ग थोड़ा टाइम चलेगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको 107 105 मिलेगा, आज नहीं तो 2 हफ्ते में मिलेंगे। सो अगर आपको एवरेज करना है लॉन्ग टाइम के लिए तो 102 105 इज वेरी गुड जोन। तो आप उस टाइम पे देख सकते हो। बाकी फिलहाल अभी तो मैं इस काउंटर को लेके ज्यादा कुछ पॉजिटिव नहीं हूं, लेकिन हो सकता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा परफॉर्म करे। बीपीसीएल कैसा लग रहा है सर, विकास जी? जी सर, देखिए बीपीसीएल की बात करूं तो एक ऑलरेडी हायर एंड से अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने मिला। नॉन स्टॉप 370 ऑड लेवल से ये करेक्ट करते हुए 240 पे आ गया, बट अभी भी स्ट्रक्चर वीक लग रहे हैं। डेफिनेटली वीकली चार्ट पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो पे आया हुआ है 236 के करीब का, बट मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं 220 210 इसके लिए बहुत ल्यूक्रेटिव लेवल होगा बाई करने के लिए। तो जो भी लोग भी लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं वो 210 220 के करीब बाई करें, 195 197 के एक स्टॉप लॉस लगाएं। ये जोन पे बीपीसीएल आने के बाद हो सकता है यहाँ से एक डेट कैट बाउंस हमें देखने के लिए मिले। ठीक सर, ये रहा है बीपीसीएल आईओसी पर जो दर्शक सवाल पूछ रहे हैं या जिनकी भी पोजीशन हो उनके लिए यहाँ पर ओएमसीज पर, ऑल मार्केटिंग कंपनीज पे ये राय निकल के आती हुई। अच्छा, हमारे दर्शक भी थोड़ा सा फेवर भी चाह रहे हैं। मानस नास्कर जी हैं, कह रहे हैं प्रदीप सर मेरा सवाल ले लीजिए, मैं पश्चिम बंगाल से हूँ। तो ये सर जो मतलब आप अगर उत्तर प्रदेश से होते, बिहार से होते तो भी आपका सवाल ले लिया जाता सर। तो ये चोलामंडलम फाइनेंस के ऊपर सर ये जानना चाह रहे हैं प्रदीप जी आपसे, और 1640 पे ले रखे हैं इन्होंने। कह रहे हैं अभी क्या करें और कितना लॉस यहाँ पर हो सकता है। तो चोलामंडलम फाइनेंशियम, कल हमने काफ़ी अच्छा मोमेंटम इन सभी शेयरों में देखा था, जितने भी एनबीएफसीज हैं, जितने भी छोटे बैंक हैं। लेकिन आज बिल्कुल रिवर्स स्थिति देखने को मिल रही है। 4% नीचे 1560 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आज आप ही पश्चिम बंगाल से नहीं हो, बाकी विकास जी, मैं और जो व्यूअर्स जिन्होंने क्वेश्चन किया हम सारे पश्चिम बंगाल से ही है। और रही बात चोला मंडलम फाइनेंस की, अभी सर जो मुझे लगता है कि एक रेसिस्टेंस है चार्ट में, वो है ऑलमोस्ट 1470 के आसपास। चार्ट अच्छा है, कंपनी अच्छा है, 4000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है लास्ट क्वार्टर में। और मुझे लगता है कि मार्केट कैप में ऑलमोस्ट 1,20,000 करोड़ के आसपास है। और बहुत ही पॉजिटिव बात है मेरे लिए, और क्योंकि मैं कंपनी को बहुत टाइम से ट्रैकिंग करता हूं, तो मुझे लगता है उनको बने रहना चाहिए, बिल्कुल भी घबराने का कोई बात नहीं है। और एक चीज, वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड कि
2020 के अगस्त मंथ पे जब वीकली एक बार पॉजिटिव हुआ था, उसके बाद से कभी भी वीकली जो एवरेज प्राइस है कभी भी ब्रेक नहीं किया। एक बार ब्रेक किया था फरवरी मंथ के आसपास, लेकिन वहां पे शॉर्ट 1-2 हफ्ते के लिए ब्रेक हुआ था। तो लगातार अभी ऊपर ही आ रहा है, ठीक ठाक है। चार्ट में थोड़ा बहुत अभी मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट के कारण नीचे आ रहा है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। लॉन्ग टाइम में, मीडियम टाइम में उनको होल्ड करने दीजिए। होल्ड करने की ही सलाह है सर। सर विकास जी, आपसे जानना चाहेंगे कि यह अभी जो है आपने जिक्र किया डिफेंस को लेकर के कि सबसे ज़्यादा मजबूत दीवार यही है जो कि होनी चाहिए, जिनके पीछे लोग रह सकते हैं, वहाँ पे उतना लॉस नहीं होगा, खासतौर से ट्रंप साहब के जो बयान होते हैं उसको देखते हुए। अगर इसको थोड़ा सा किनारे करके थोड़ी सी बात अगर रेलवे पे करें तो क्या व्यू आपका निकल के आ रहा है? क्योंकि रेलवे भी एक ऐसा क्षेत्र है, जब पीएसयू में रैली देखने को मिल रही थी तो बहुत लोगों की पोजीशन लोगों ने बनाई आरवीएनएल, आईआरएफसी जैसे शेयरों पे। अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर लोगों को लगातार लॉस अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीच में रेलवे में एक अच्छी रिकवरी आई थी, लेकिन अब क्या करें? आरवीएनएल आज करीब 2.5-3% नीचे 340 के आसपास ट्रेड करता हुआ। आईआरएफसी में भी 2.5% की गिरावट 117 पे इस समय ट्रेड कर रहा है। इन दोनों शेयरों पे अभी आप क्या व्यू देंगे, क्या स्ट्रेटजी सजेस्ट करेंगे? आरवीएनएल और आईआरएफसी। चलिए, इरकॉन भी आ गया स्क्रीन पर, तो इरकॉन पे भी आपकी टिप्पणी। 4% नीचे इरकॉन तो। ये सर, स्टॉक्स में एक बहुत हेवी रनिंग देखने मिला था हमें इन सब स्टॉक्स में, जो कि इनके फंडामेंटल्स को कमेंसरेट नहीं कर रहा था, एंड बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव ड्रिवन हुआ था, 640 तक गया था। आरवीएनएल पे वीकली चार्ट पे असेंडिंग ट्रायंगल के ब्रेकआउट के ब्रेकडाउन जोन के पास खड़ा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्लस्टर पे खड़ा हुआ 326 पे। अगर 326 नहीं टूटता है तो फिर ये बाउंस बैक में हम इसमें 432 तक के लेवल्स देखने पाएंगे। बट अगर ये 320 टूटता है तो ये कहीं ना कहीं वीकली चार्ट के हिसाब से अपने जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर, जो सेकंड राउंड ऑफ इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर है, वो 230 है, जो कि इसका गोल्डन एरिया भी है, यहाँ तक ये आ सकता है। इसके साथ अगर मैं आईआरएफसी की बात करूं, देखिए आईआरएफसी में वीकली चार्ट पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है। अगर 115-17 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो कहीं ना कहीं स्टॉक 90 रुपए तक फिसलता हुआ नजर आएगा। तो वीकनेस है, सारे स्टॉक्स में वीकनेस है, कहीं पे भी स्ट्रक्चरल तेजी देखने नहीं मिल रही है विपुल जी। अगर कहीं पे भी कोई भी बाइंग इंडिकेशन मिलता है ना, तो हम लोग बोलते हैं कि इसको एवरेज आउट करिए या कहीं पे भी दाव लगाइए। बट स्ट्रक्चरल वीक है, जब तक इसमें कहीं सपोर्ट के पास से कोई भी कैंडल, रिवर्सल कैंडल या कोई भी बाइंग इंडिकेशन ना दे, दर्शकों से ये सलाह है कि ले नहीं, अभी वेट करें, सिट ऑन कैश रहिए। इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास कहीं ना कहीं कोई बाई संकेत मिलेंगे, वहां पे आप एवरेज करिए, तो ताकि वहां से आपको रिस्क कम हो और आपका रिवॉर्ड ज्यादा हो। एक सर इसी में जो है एक शेयर है जुपिटर वैगन, उस पर भी आपके जो है आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे कि वहाँ पे क्या करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी हमने देखा एक अच्छी रैली रही थी और अभी काफ़ी दिन से सुस्ती देखने को मिल रही है। तो जुपिटर वैगन बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर पे आ चुका है। मेरे को लगता है कि जुपिटर वैगन यहाँ पे एक इमिनेंट बाउंस बैक दिखाना चाहिए। यहाँ पे ये बाजार के फॉल पे पार्टिसिपेट अब नहीं कर रहा है लास्ट 2 सप्ताह से, और ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर में 260 रुपए, 262 रुपए के सपोर्ट क्लस्टर के नियर अबाउट आता हुआ नजर आया। तो किसी को लेना है तो एक ये जैसे ही 310 का हाई तोड़ के ऊपर निकल जाए तो 280, या शॉर्ट टर्म प्लेयर 280 का स्टॉप लॉस लगाए, लॉन्ग टर्म प्लेयर 260 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए। बाउंस बैक में 377 और 423 के लेवल्स को आई कर सकते हैं। ठीक, तो ये राय जुपिटर वैगन को लेकर के निकल करके आ रही है, यहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए। और इन सब के बीच में अगर हम देखें तो मेटल पे एक व्यू आपसे लेना चाहेंगे यहाँ पर प्रदीप जी। मेटल पे बहुत लोगों के प्रश्न जो है रहते हैं। बीच में काफ़ी ज़्यादा वोल्टिलिटी देखने को मिली, ट्रम्प साहब ने भी एल्युमिनियम पर और स्टील पर टैरिफ लगाया था। अभी टाटा स्टील पे, नाल्को पे क्या व्यू रखना चाहिए, ख़ासतौर से जो टैरिफ का इस समय दौर चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए? 130-40 के बीच में अब आ गया है टाटा स्टील, 2% के आसपास की गिरावट। टाटा स्टील पे कैसा लग रहा है सर? टाटा स्टील पे व्यू क्या है आपका इस समय? सर, इस टैरिफ के लिए बहुत नेगेटिव न्यूज हुआ था, तो इसलिए अभी नीचे आ रहा था, हमने देखा है। और टाटा स्टील अभी 136 के आसपास चल रहा है। लेकिन अगर आप चार्ट को जब हम देखते हैं कि हमने देखा कि लोअर टाइम फ्रेम से कभी एक वीकली कैंडल पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया और ऊपर आ रहा है। सो मुझे लगता है ये जो अभी डाउन साइड से एक आप रैली हो रहा है, आप होना चाहिए 145 से लेके 148 के आसपास, मुझे लगता है आना चाहिए। तो जिनके पास है होल्ड कीजिए।
और नेशनल एल्युमिनियम को लेके भी मेरा व्यू थोड़ा नेगेटिव होगा, क्योंकि इसका जो वीकली सपोर्ट था 185 190 के आसपास था, जो कि टूट चुका है। और नेक्स्ट सपोर्ट जो है 165 के आसपास है। सो अगर किसी को एवरेज करना है 165 इज ए गुड जोन, 165 162 इज ए गुड जोन। लॉन्ग टाइम फ्रेम में पॉजिटिव हूँ, लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम में क्योंकि न्यूज नेगेटिव्स है और इतना बार न्यूज आ रहा है और इंडस्ट्री भी प्रेशर में है बहुत, तो इसीलिए मेरे को लगता है कि लोअर टाइम फ्रेम में अगर कोई कोई एवरेज करना चाहता है तो कर सकता है। लेकिन 165 162 इज ए गुड जोन। और सर आपने रेलवे का बात बोला था, तो थोड़ा मैं बताना चाहूंगा कि जब से आपके साथ मैं शो कर रहा हूं, मैंने बता दिया था कि रेलवे काउंटर कितना नीचे जा सकता है। लास्ट दिन भी हमने बताया था कि 5 से 10% मैं और भी नीचे देखता हूं, जो कि आज भी आरबीएनएल आईआरएफसी हमने देखा कि 5% 4% डाउन है। सो मेरे को लगता है कि सर ये जो रेलवे काउंटर है ना, और भी थोड़ा नीचे जा सकता है। लेकिन डेफिनेटली मैं सुन रहा था विकास जी बोल रहे थे कि फंडामेंटल्स सही नहीं था, उतना रीजन नहीं था चलने के लिए। आप देखेंगे जब भी हर साल बजट होता है, तो बजट से पहले देखेंगे रेल काउंटर में एक रैली होता है हर बार। अब बजट जैसे ही हो गया और बजट में एक्सपेक्टेशन था कि रेलवे सेक्टर्स को लेके कुछ ना कुछ बड़ा धमाका होने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पूरा थीम ही चेंज हो गया और कंजम्पशन में चला गया। तो इसीलिए और मार्केट नीचे आ रहा है, इसीलिए एक नेगेटिव थीम बन रहा है ओवरऑल रेलवे काउंटर में। और मुझे लगता है कि ऐसा भी कोई नेगेटिव चीज नहीं है। बहुत प्रेशर आ चुका है, अपना ऑल टाइम हाई से 55% 60% भी स्टॉक्स नीचे आ चुका है। सो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है। जैसे कि आरबीएनएल में अभी 343 के आसपास चल रहा है, 310 315 एक गुड जोन हो सकता है। आईआरएफसी में 117 अभी ट्रेडिंग हो रहा है, 95 100 जोन एक बेस्ट हो सकता है। तो लोअर टाइम फ्रेम में हमको ऐड भी करना है। ठीक सर, चलिए, तो ये राय जो है निकल करके आती हुई मेटल को लेकर के, मेटल में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, स्टील में, एल्युमिनियम में किस तरह की रणनीति इस बीच होनी चाहिए। चलिए फटाफट जरा कोशिश करते हैं, एक दो सवाल अपने दर्शकों के ले लेते हैं। और इरडा पे बहुत लोग पूछ रहे हैं, बिरजू कुमार जी है इरडा पे। सर अभी थोड़ी देर पहले ही बातचीत हुई है आरईसी पीएफसी, ये इस पर भी काफ़ी प्रश्न हमारे पास आए हुए हैं। और जाकिर हुसैन साहब कह रहे हैं विपुल सर नमस्कार, आरवीएनएल पर भी व्यू दे दें। सर अब से थोड़ी देर पहले ही बातचीत हुई आरवीएनएल पे, हो सकता है कि आपने नया सुना हो, तो आप थोड़ा सा कार्यक्रम में पीछे जाकर के कार्यक्रम समाप्ति के बाद सुनेंगे तो आपको राय मिल जाएगी। पावर सर एक ऐसा सेक्टर जिसकी अब जो है आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि गर्मी अभी से पड़ने लगी है। और आरईसी पीएफसी जैसी कंपनियां, इरिडा जैसी कंपनियां ही उन्हें फाइनेंस करती हैं इन तमाम पावर प्रोजेक्ट्स को, तो इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज 3-3 साढ़े 3% नीचे है आरईसी पीएफसी। विकास जी आपकी टिप्पणी क्या होगी आरईसी और पीएफसी को लेकर के? इसी में देखिए एक बाइंग जोन के करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, बाजार का स्ट्रक्चर कमजोर है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए गोल्डन जोन होगा 315 से 320 के करीब बाइंग का। तो आरईसी में 315 320 के करीब बाइंग करिए और छोटा सा स्टॉप लॉस 300 के नीचे का दीजिए। ऐसा लगता है कि वहां से बाउंस बैक में ये वापस से 390 के करीब आएगा, तो सपोर्ट के पास बाई करिए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वहां पे बाई करिए, तो कुछ ना कुछ रिवॉर्ड वहां से मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। चलिए अब एक एक और करके कुछ एक खबरें भी हैं, जरा उन पर भी नजर डालते हैं और स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखने की समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में क्या कुछ खबरें हैं और खबरों के चलते वहां पर किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। पहले स्क्रीन आरवीएनएल को लेकर के है। आरवीएनएल को एक बड़ा ऑर्डर मिला, अभी थोड़ी देर पहले ही हम बातचीत कर रहे थे आरवीएनएल की। और आपको बता दें सब स्टेशन के डिज़ाइन और मेंटेनेंस के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया हुआ है। और इसके चलते हालांकि अब आज तो सभी कुछ लाल लाल है, तो सब लाल लाल ही दिखाई दे रहा है। सर आरवीएनएल पे आपकी टिप्पणी क्या होगी? प्रदीप जी आप एक बार चार्ट देखिए जरा, क्या कुछ लग रहा है? 2% की आज गिरावट है, आरवीएनएल पे क्या करना चाहिए अभी? मुझे लगता है सर बहुत अभी सेलिंग यहाँ पे हो चुका है, ऑलमोस्ट नियर अबाउट आप देखेंगे 50% के आसपास टॉप से नीचे आ चुका है। सो 330 320 315 मुझे लगता है ईच एंड एवरी लेवल पे आपको ऐड करना चाहिए, क्योंकि जो ओवर वैल्यूएशन था मुझे लगता है वो चला गया है, प्राइस अभी नीचे आ चुका है और अभी ऑर्डर्स भी फ्यूचर में बहुत मिलेंगे, क्योंकि करेक्शन भी ज्यादा हो गया है। 330 320 पे आपको ईच एंड एवरी लेवल पे थोड़ा थोड़ा करके आपको 20% 30% 40% एवरेज करना चाहिए। चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए जरा, यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ। ट्रांसलेट लाइटिंग को लेकर के आपको बता दें एक बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है। ट्रांसलेट लाइटिंग कंपनी को जो है बड़े ऑर्डर मिले हुए हैं और ये ऑर्डर कंपनी को 2752 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हैं। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट से जुड़े ज़्यादातर ये ऑर्डर हैं। और आपको बता दें टीएडी सेगमेंट में लीडिंग ईपीसी प्लेयर्स में से एक है कंपनी। और अभी तक जो कंपनी के पास कुल ऑर्डर हो चुके हैं वो करीब 7400 करोड़ के हो चुके हैं।
आज हालांकि शेयर में अगर हम देखें तो बाजार की गिरावट में दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन नहीं, माफ़ कीजिएगा, ट्रांसलेट लाइटिंग शानदार तेज़ी यहाँ पर 5% से ज़्यादा की मजबूती अब देखने को मिल रही है। 513 का लेवल अब हो रहा है। सर, इस गिरते बाजार में जब सब कुछ टूट रहा है तो ट्रांसलेट लाइटिंग में थोड़ी सी लाइट दिखाई दे रही है। विकास जी, कैसे क्या दिखाई दे रहा है आपको चार्ट पे? अभी भी क्या कुछ खरीद सकते हैं या आपको लग रहा है कि रैली आ चुकी है, थोड़ा वेट एंड वॉच? जी सर, रैली नहीं आई है इसमें। ऑलमोस्ट ऊपर से अगर हम लोग देखेंगे तो 630 से ये करेक्ट होकर नीचे आया हुआ था। डेली चार्ट में हमें एक डबल बॉटम का पैटर्न का फर्क देखने मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से हाई करेक्शन 537 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसको पार करेगा तो कहीं ना कहीं 575 तक स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। जो कि हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज की, तो उसमें से कहीं ना कहीं ये स्टॉक फंडामेंटली ठीक दिख रहा है, क्योंकि इसमें जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास जो एक्यूमुलेशन है वो कहीं ना कहीं 87-88% का एक्यूमुलेशन स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास में है, जो कि प्रमोटर, डीआई और एफआईआई मिला के है। ठीक, तो ये राय जो है ट्रांसलेट लाइटिंग को लेकर के निकल के आती हुई। जब जरा एक और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी की बात हो रही है, जरा टाटा पावर भी लेकर के आ जाइए। आपको बता दें, टाटा पावर की सब्सिडरी कंपनी को एक ऑर्डर मिला है। एसएससीआई से टीपी सोलर लिमिटेड को करीब 632 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला हुआ है। और आपको बता दें कि सोलर मॉड्यूल सप्लाई के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला हुआ है। तो सर, टाटा पावर भी अगर हम देखें, पावर में प्रदीप जी आपको क्या अच्छा लग रहा है? टाटा पावर ठीक लग रहा है? टाटा पावर और अदानी पावर में अगर चुनना हो तो दो में से आप किसको चुनना पसंद करेंगे? देखिए, टाटा पावर एक स्टेबल कंपनी है और अदानी पावर बहुत ही वॉलेटाइल है। और आपको पता ही है सर, अदानी को लेके हर दिन कुछ ना कुछ न्यूज आ ही जाता है। लेकिन अगर बात करें कि किसके साथ मैं जाना चाहूंगा, मैं सर टाटा पावर के साथ ही जाना चाहूंगा। क्योंकि अभी 342 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि 320 के आसपास जो एक स्विंग लो बनाया था, यहाँ पे एक नियर शॉर्ट टर्म में एक बॉटम है। मुझे नहीं लगता अभी इमीडिएट बेसिस पे 320 से नीचे जाना चाहिए। तो मेरे को लगता है एक बार 365 380 दिखाना चाहिए। और हम फंडामेंटली भी देखेंगे स्ट्रांग है। और अदानी पावर भी सर खराब नहीं है। यहाँ पे जितना रिस्क है इतना रिटर्न भी पॉसिबिलिटीज है। अदानी पावर ने हमने देखा कि लास्ट बहुत सालों से अच्छा खासा रिटर्न बनाया है, और जितना नीचे आना चाहिए था ऑलमोस्ट हमने देखा कि टॉप था 850 860 से ऑलमोस्ट नीचे आते आते अभी लो भी लगाया 438 440 के आसपास। तो अभी 500 के अराउंड ट्रेडिंग हो रहा है। मेरे को लगता है कि अदानी पावर में भी पॉसिबिलिटीज है। टाटा पावर अदानी पावर दोनों गुड है, लेकिन टाटा पावर में मैं ज्यादा फेवर करूंगा। निफ्टी बैंक में रिकवरी देखने को मिल रही है। विकास जी, कैसे देख रहे हैं इस रिकवरी को, और ये रिकवरी क्या क्लोजिंग तक और बेटर हो सकती है? जरा एक बार चार्ट देखिए। उसमें हम देख रहे हैं एयू स्मॉल फाइनेंस अब रिकवर हो गया है, करीब 1% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। पर निफ्टी बैंक इंडेक्स पे जरा पहला व्यू आपसे जाना चाहेंगे विकास जी। नहीं, देखिए थोड़ा सा रिकवरी हमें लोअर लेवल से देखने के लिए मिल रहा है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। बट कहीं ना कहीं हायर एंड पे इसके लिए जो रेजिस्टेंस क्लस्टर्स है 48,700 800 रेजिस्टेंस क्लस्टर्स है, वहां कहीं जाके फिर ये रैली फिजल आउट होते हुए नजर आएगी। स्ट्रक्चरल बुलिशनेस जब भी इसमें बनेगा, वो बनेगा कहीं ना कहीं 49,450 के ऊपर बनेगा। तब जाके हमें लगेगा कि कहीं ना कहीं बियर्स के ऊपर बुल्स हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। बट अभी ये डेड कैट बाउंस जैसा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं ऊपर रेजिस्टेंस पे जाने का वापस से हो सकता है सेलिंग प्रेशर देखने मिले। ठीक। प्रदीप जी, दो शेयरों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज बैंक है जहां पे रिकवरी है। पहला तो एक्सिस बैंक, जहां पर लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, और दूसरा है आईसीआईसीआई बैंक। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है, और इसका ही सहारा बैंक निफ्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि रिकवरी एसबीआई में भी है, हालांकि लोअर लेवल से अभी भी देखें तो 1.25% नीचे है। लेकिन इन दो पे आपकी राय पहले जानना चाहेंगे। एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों हरे निशान में आ चुके हैं। सर आई थिंक हमने लास्ट वीक कॉल भी दिया था जब बिल्कुल। ऑलमोस्ट 980 970 के आसपास था। तो मुझे लगता है जो आरबीआई का रेट काट हुआ है, इसके डायरेक्ट बेनिफिट फाइनेंस एंड बैंकिंग स्टॉक्स में जाना चाहिए। और एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक बहुत ही अच्छा बैंक है। इनका पीई भी आप देखेंगे बहुत ही लोअर वैल्यूएशंस पे आ गया है। और एनपीए जो है धीरे धीरे रिकवरी भी हो रहा है, और चार्ट में क्लियर बाउंस बैक दिख रहा है। मुझे लगता है कि 935 जो 940 एक लो बनाया था वहां पे, उसके नीचे तो जाना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जिनको बाय करना है, फ्रेश रिकमेंडेशन भी रहेगा। और मुझे लगता है यहाँ से एक जो रैली अभी आया है 1050 से लेके 1070 तक जाना चाहिए। और आईसीआईसीआई बैंक को भी लेके मैं पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक पे अगर अब चार्ट को हम देखते हैं कि 2023 में मई मंथ पे
वीकली बेसिस पे एक मूविंग एवरेज जो स्टार्ट हुआ था उसके बाद एवरेज प्राइस के नीचे ना क्लोजिंग ही नहीं दिया। कितना बार ऑफ हुआ, कितने बार नेगेटिव हुआ, जो मूविंग एवरेज है उसके उससे नीचे नहीं गया। तो मेरे को लगता है एक जो एक कंसोलिडेशन पैटर्न है अभी बना रहा है चार्ट में, जो कि हायर टाइम फ्रेम में 1250 और लोअर टाइम फ्रेम में 1180 1170 के आसपास, ये टाइम फ्रेम के अंदर थोड़ा फंसा रहेगा आईसीआईसीआई बैंक। लेकिन अगर कभी भी 1270 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है वीकली बेसिस पे, मुझे लगता है उसके बाद 1350 से लेके 1400 तक जा सकता है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक दोनों को लेके मैं पॉजिटिव हूं। शॉर्ट टाइम फ्रेम में ज्यादा पैसा कमा के दे सकता है अभी के लिए एक्सिस बैंक। हाँ, शॉर्ट टर्म में एक्सिस बैंक में ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी है, उसमें ज़्यादा तेज मुनाफा मिल सकता है। प्राइवेट के बाद थोड़ी सी सरकारी बात कर लेते हैं। आयरत्व के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, आपसे जानना चाह रहे हैं प्रदीप जी। तो आपने दो प्राइवेट के बारे में बताया, एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र ही बता दीजिए। 58 पे लेके बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि एवरेज कर लूँ क्या अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर? 58 की इनकी खरीद है, 47 आ गया है, करीब 11 रुपये पर शेयर का इनको अभी फिलहाल के लिए नुकसान में ये बैठे हुए हैं, एवरेज करना चाह रहे हैं। सर मेरा क्वेश्चन है ये। हाँ जी, आपका ये प्रदीप जी। ओके सर, मुझे लगता है 47 अभी ट्रेडिंग हो रहा है और एक सपोर्ट है, इमीडिएटली बेसिस पे सपोर्ट है वो है 45.50 के आसपास। अगर 45 ब्रेक नहीं होता है फिर भी एक रैली आपको मिलेगा 49.50 के आसपास, लेकिन इतना भी अट्रैक्टिव नहीं लगता है मुझे। और क्योंकि ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर नीचे आया है और इसमें मेरे को पर्टिकुलर ज्यादा मैं अटेंशन नहीं करूंगा, क्योंकि चार्ट मेरे को ठीक ठाक नहीं लग रहा है और वीकली चार्ट भी नेगेटिव है, 53 से नीचे आ गया है। मेन रैली स्टार्ट होगा 54 के अबव, सो एटलीस्ट क्लोजिंग चाहिए वीकली बेसिस पे 54, उसके बाद ही रैली आएगा। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए। और माफ़ कीजिएगा, एक दर्शक सत्य प्रकाश परिहार जी हैं, आईटीआई पे जानना चाह रहे हैं। विकास जी, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? 200 शेयर इनके पास है 462 के भाव पर, और अभी आईटीआई में क्या करें? आईटीआई में बीते कुछ दिनों में काफ़ी सारी खबरें रहीं, उसकी वजह से काफ़ी चर्चाओं में रहा, काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। अभी क्या सलाह रहेगी आपकी? जी मेरे हिसाब से इनको 209-10 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ठीक है, एवरेज करने का जो जोन मिलेगा इनको 210 और 212 के करीब मिलेगा। और 200 का एक स्टॉप लॉस लगाइए फिल्टर देके। अगर 200 टूट जाता है तो पोजीशन से निकल जाइए, बट मेरे को लगता है कि यहाँ से आके इसमें वापस से बाउंस बैक देखने मिलेगा। और हायर एंड पे जिसके टारगेट्स बनते हुए नजर आएंगे 275 295 के करीब के बनेंगे। ठीक, चलिए, इस बीच बहुत सारे शेयर ऐसे भी हैं जो कि ब्रोकर्स के रडार पे हैं, और ऐसे समय में ऐसे शेयरों पे विशेष ध्यान रखिए जहां पर अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू ब्रोकिंग कंपनियां दांव लगा रही हैं। तो सीधे रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट ब्रोकर्स बोले का। चलिए, ब्रोकर्स बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रोकर्स आखिर में कहां पर बाय सेल या होल्ड की सलाह दे रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। और जब वो अपने रीज़न बता देते हैं, उसके बाद जो हमारे घरेलू विश्लेषक हैं उनकी जब तक मोहर नहीं लग जाती तब तक हम मानते नहीं कि उनकी रिपोर्ट सही है या गलत। तो इसके लिए चलते हैं सीधे हर्ष के पास, और हर्ष तमाम सैकड़ों रिपोर्ट खंगाल करके कुछ 3-4 शेयरों पे बात करते हैं। हर्ष, बताइए पहली कंपनी कौन सी है? बिल्कुल सर, सबसे पहली कंपनी जो है वो सरकारी कंपनी, और आज गिरते बाजार में स्टॉक तेजी में था जब मैंने इसको प्राइस को ट्रैक कर रहा था। कोल इंडिया की हम लोग बात कर लेते हैं। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, यहाँ पर ओवरवेट की यहाँ पर सलाह दी गई है, कॉल है, और 525 का यहाँ पे टारगेट दिया गया है यहाँ पे। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कंपनी की तरफ से जो एक बड़ा कदम उठाया गया उसको कोट करके कुछ बातें कही हैं। सबसे पहले इनका ये कहना है कि जो नॉर्दर्न कोल फील्ड्स हैं, जो उसके अंदर कोल माइंस आती हैं, उनमें जो बराबर शुल्क यानी लेवी लगाने का जो फैसला है उसको उन्होंने एक अच्छा फैसला यहाँ पे बताया है। और ये जो नियम है 1 मई 2025 से लागू होगा। हर टन के ऊपर 300 रुपये यहाँ पे शुल्क तय किया गया है। अब इससे एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होगा। यहाँ पर ब्रोकरेज की तरफ से भी ये कहना है कि करीब 3,780 करोड़ 870 मतलब 3,870 करोड़ के आसपास का जो है एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होगा। उसका इस्तेमाल कंपनी लैंड एक्विजिशन में करेगी और दूसरी चीज़ों में भी करेगी, जिससे यहाँ पर और मार्जिन बेहतर होते दिखेंगे। साथ ही इनका कहना है कि ये जिस तरीके से जो एक्स्ट्रा लेवी है जो रेवेन्यू में जुड़ेगा वो FY26 के हिसाब से देखें तो ये 2.5% बन रहा है। तो 2.5% एक अच्छा नंबर है रेवेन्यू के अंदर, अगर 2.5% की बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है यहाँ पर। तो इसके साथ ही एक चीज़ और कही है ब्रोकरेज की तरफ से कि जो एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा है वो करीब 5 गुना बढ़ने की उम्मीद एक जताई जा रही है, संभावना यहाँ पर जताई जा रही है, जो कि ये रिपोर्ट मॉर्गन स्टैनली की आई है और जो टारगेट्स है 525 का दिया गया है।
525 रुपए की खर्च यहाँ पर दिया गया है मॉर्गन स्टैनले की तरफ से। आप दोनों से एक एक करके जानना चाहेंगे। प्रदीप जी, आपसे शुरुआत करेंगे। कोल इंडिया पे सर आपका टारगेट क्या होगा? देखिए सर, 4,000 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट पोस्ट किया है रिसेंटली, और लास्ट 3 ईयर का आप आरओई देखेंगे 52% के आसपास। डिविडेंड भी अच्छा खासा पेमेंट किया है, और डेट फ्री कंपनी है, ज्यादा कोई लोन ट्रैक रिकॉर्ड तो है नहीं। चार्ट में अगर हम देखेंगे सर, चार्ट में ना एक बहुत ही अट्रैक्टिव सपोर्ट जोन है 340 से लेके 350 के अराउंड। रिसेंटली हमने देखा वीकली बेसिस पे भी 350 के आसपास लो लगाया था, तभी वहां से ऊपर आ रहा है। मेरे को लगता है कि अगर 350 नहीं ब्रेक होता है तो पहला टारगेट होना चाहिए 412 के आसपास, और सेकंड टारगेट होना चाहिए कि 470। और सर, ऑल टाइम जो हाई चार्ट में अभी दिख रहा है 540, जो कि बहुत दूर है, तो एट फर्स्ट सस्टेन होना चाहिए 430 के ऊपर। उसके बाद ही एक पॉसिबिलिटीज है कि आपको 550 तक दिख सकता है, लेकिन 420 425 के ऊपर सस्टेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल टेक्निकल दोनों अच्छा है। फंडामेंटल टेक्निकल दोनों अच्छा है। चलिए, तो 3 मोहर लग गई, एक मोहर विकास जी की भी लगवाते हैं। विकास जी, आप सहमत हैं मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट से, या आपका अलग व्यू है? डेफिनेटली देखिए, प्रदीप ने जैसे बताया कि 350 के करीब से ये बार बार बाउंस दे रहा है। नो डाउटेडली वीकली चार्ट पे प्राइस एक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 350 के करीब पे। एंड हम लोग देख रहे हैं कि मंथली चार्ट में भी यहीं पे कहीं पे 345 350 पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर है। अगर ये लेवल नहीं टूटता तो यहाँ से एक बाउंस बैक हमें देखने मिलेगा, जो कि है 401 का, और 401 के ऊपर चलेगा तो 419 तक ये मूव कर सकता है। अब कुछ अगर स्ट्रक्चरल चेंज होना और बड़े मूव्स आने हैं तो 419 20 के ऊपर क्लोज देना जरूरी है। जी सर। जी, तो चलिए, तो ये बात रही कोल इंडिया को लेकर के। आपको फंडामेंटल, टेक्निकल, हर तरीके से आपको राय यहाँ पर मिल गई है। और हमारे बहुत सारे सवाल भी आए हैं। मंकी गेम्स करके इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, और भी बहुत सारे लोग कोल इंडिया पे बात कर रहे थे। तो उम्मीद करते हैं कि कोल इंडिया पे आपको स्पष्ट राय मिल गई होगी। चलते हैं हर्ष के पास दूसरी कंपनी के लिए। और दूसरी कंपनी बताइए हर्ष, कौन सी है? क्रॉम्पटन ग्रीव कंज्यूमर, ये दूसरी कंपनी है। यहाँ पर देखिए न्यूमरा की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है, 447 रुपए का टारगेट दिया है। अब इन्होंने क्या क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले इनका ये कहना है कि जो न्यूक्लियस और एक्सटेक जो नए चीजें यहाँ पे ऐड ऑन करते हुए यहाँ पे कंपनी दिखी, उससे फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? तो इंडक्शन मोटर प्लेटफॉर्म प्लस फैन पोर्टफोलियो इससे मजबूत होता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही इनका ये भी कहना है कि जो कंपनी है ग्रीव, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें क्रॉम्पटन ग्रीव्स की यहाँ पर बात करें, तो ये जो कंपनी है बेसिकली जो इनकी पीयर्स कंपनी है उनके मुकाबले ये ज़्यादा, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ज़्यादा ड्यूरेबल हैं। इसके अलावा जो इनका लाइफ स्पैन है, जो लंबा जो चलता है, इनके प्रोडक्ट्स जो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा साथ में जो एक चीज़ और जानकारी दी गई है कि जो इनका बेसिकली पीयर्स के मुकाबले यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं, यहाँ पर उनका जो ऑफर्स है बेसिकली वो ज़्यादा बेहतर हैं, जो वारंटी पीरियड है वो ज़्यादा लंबा है। और इसके साथ ही यहाँ पे एक चीज़ और कही कि जब अब गरीबी बेसिकली जो समर्स आने वाले हैं यहाँ पर, तो उसमें एक डबल डिजिट ग्रोथ की यहाँ पे उम्मीद जताई जा रही है। और साथ ही जो 1 से लेकर 1.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है पिछले दिनों में प्राइजेज में, वो एक मार्जिन के तौर पर आगे बेहतर होता हुआ दिखेगा। ठीक, चलिए, तो ये बात क्रॉम्पटन ग्रीव्स पे निकल के आ रही है। और अगर न्यूमरा की रिपोर्ट नहीं आती तो भी मेरा सवाल जो है वोल्टास, ब्लू स्टार, क्रॉम्पटन ग्रीव्स इसको लेकर के होता, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी पहले आई है, ये तमाम जो कंज्यूमर ड्यूरेबल से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, इनको इसका फायदा होगा। विकास जी, आपसे शुरू करना चाहेंगे क्रॉम्पटन ग्रीव्स से टिप्पणी, फिर प्रदीप जी आप तब तक अपने चार्ट्स देख लीजिए। विकास जी, आपकी टिप्पणी क्या होगी क्रॉम्पटन ग्रीव्स को लेकर के? काउंटर ग्रिप में थोड़ा वेट करना चाहिए। एंड 300 के करीब पोजीशन बनानी चाहिए 290 285 के स्टॉप लॉस से। वो 300 का जो जोन है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर है। हुआ क्या है कि वीकली चार्ट पे एक बाउंस के सिग्नल्स तो देखने मिले थे, बट उसके लो को इस वीक तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये लो टूट जाता है तो नीचे मिलेगा, और नहीं तो अगर ऑन द सेफर साइड अगर आपको बाई भी करना है तो आप कल के जो हाईज है वो टूटे 334 के ऊपर चले तो बाई करिए। 300 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के तो बाउंस बैक में 350 एंड 374 के लक्ष्य आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक सर। प्रदीप जी, आपकी टिप्पणी, आप सहमत हैं इस पर? सर, मुझे लगता है कि चार्ट में जो कि विकास जी ने बताया थोड़ा वेट करना चाहिए, और मुझे लगता है और थोड़ा ज्यादा वेट करना चाहिए, क्योंकि डबल टॉप तो ऊपर ऊपर में बना लिया वीकली में, लेकिन अभी नीचे आ रहा है, तो फ्रेश 260 270 वहां तक आना चाहिए। और फंडामेंटली अगर मैं देखूंगा 21,000 करोड़ के आसपास कंपनी है, लेकिन 500 करोड़ का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट और मार्केट कैप दोनों मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ठीक से। मेरे को लगता है और थोड़ा टाइम लगेगा, और
अगर मैं नंबर वन कंपनी देखूंगा यहाँ पे हैवेल्स, जो 91,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, जहाँ पे क्रॉम्पटन ओनली फॉर 21,000 करोड़। तो फंडामेंटली भी मेरे को ज्यादा स्वीट नहीं लग रहा है, तो मेरे को लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए। 290 280 आज नहीं तो 2 महीना 3 महीना जब भी आपको मिलेगा तो आपके लिए एक फेयर वैल्यूएशन हो सकता है। ठीक, ये रहा क्रॉम्पटन ग्रीफ पे निकल के आ रही है। अगली कंपनी हर्ष। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अगली कंपनी है। यहाँ पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की यहाँ पर रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है। पहले इन्होंने होल्ड की राय दी थी, लेकिन अब बदल दिया। अब कहा है कि मौका है यहाँ पे खरीदने का। 725 रुपए का टारगेट दिया है, यानी कि जो भाव के हिसाब से देखें तो 38% का अपसाइड इनको यहाँ पर दिख रहा है। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में थोड़ा सा और पेन बाकी है, थोड़ी सी और चुनौतियां हैं यहाँ पर, लेकिन जो अब नया वित्त वर्ष आएगा उसके पहले क्वार्टर के बाद स्थिति और बेहतर होती हुई दिखेगी। इसके साथ ही इनका ये कहना है कि रिटर्न ऑन एसेट का एक्सपेंशन होता हुआ दिखेगा, प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ती हुई दिखेगी। यहाँ पर एक चीज इन्होंने ये जरूर कही है कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उसकी क्रेडिट कॉस्ट को लेकर जो अब स्थिति है वो नॉर्मलाइज धीरे धीरे होती चलेगी। ट्रैक रिकॉर्ड जो है, जिस तरीके से कंपनी काम कर रही है वो ट्रैक रिकॉर्ड एकदम सही है, एग्जीक्यूशन बिल्कुल सही जा रहा है। साथ ही एक कैश क्रेडिट को लेकर इन्होंने बात की है, जो कि शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, वहां पर भी एक अच्छा अपसाइड इनको देखने की उम्मीद है परसेंटेज वाइज। तो ये यहाँ पर बैंक को फायदा देगा, तो फिर स्टॉक को भी फायदा मिलता हुआ दिखेगा। चलिए, तो कल जो है हमने देखा कि इस पर हम लोग बात हालांकि कर चुके हैं कार्यक्रम के दौरान, लेकिन बहुत सारी बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, तो आप दोनों से ही टिप्पणी जानना चाहेंगे। कल आरबीआई की राहत के बाद एक बार फिर से ये तमाम शेयर चर्चा में हैं, जो इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसमें एयू प्रमुख बैंक है। विकास जी, आप कैसे देख रहे हैं, पहली टिप्पणी आपकी। जी बिल्कुल जी, देखिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक स्ट्रक्चरल वीकली चार्ट पे एक बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से 494 500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर है। बाउंस बैक में ऊपर में जरूर 600 के करीब रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आएगा। अगर इंटरमीडिएट से लॉन्ग टर्म प्लेयर है तो उनको 500 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और बने रहना चाहिए 600 के टारगेट्स के लिए। 600 के ऊपर अगर ये चल जाता है तो कहीं ना कहीं 690 तक जाएगा। चार्ट अभी पॉजिटिव लग रहा है, स्टॉक पॉजिटिव लग रहा है। चार्ट पॉजिटिव है, स्टॉक पॉजिटिव है, और कल आरबीआई के सपोर्ट के बाद थोड़े से फंडामेंटल भी बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो रिस्क वेटेज घटाई गई है। प्रदीप जी। सर मुझे लगता है कि मैं विकास जी के साथ ही जाना चाहूंगा। 490 495 के अराउंड मुझे भी सपोर्ट लग रहा है और यहाँ पे एक बॉटम बनाता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो टारगेट हो सकता है वो 595 होना चाहिए। अगर 600 के ऊपर क्लोजिंग देता है वीकली बेसिस पे, उसके बाद हम देखेंगे 680 700 तक जा सकता है। सो चार्ट में नीचे जितना डाउनफॉल था शॉर्ट टाइम फ्रेम में हो गया। नेक्स्ट खराब होगा तो अगर 495 के नीचे चला जाएगा तो उसके बाद खराब होगा। तो फिलहाल अभी चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ठीक है, अब जरा आज की आखिरी कंपनी डिस्कस कर लेते हैं हर्ष के साथ। हर्ष बताइए जी। जुबिलेंट फूड्स जो है वो आखिरी कंपनी है। बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई है, यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है, 850 का यहाँ पे टारगेट दिया है। अब इनका कहना है कि कंपनी जो है बहुत एग्रेसिवली स्टोर एक्सपेंशन पे काम कर रही है, टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, और FY28 वित्त वर्ष 2028 तक करीब करीब 3000 नए स्टोर्स खोले जाएंगे, और जो मौजूदा स्टोर्स हैं अभी उनको और एक्सपेंड किया जाएगा, नए शहरों की तरफ बढ़ा जाएगा, डिस्काउंट पर फोकस किया जाएगा, डिस्काउंट के जरिए लुभाया जाएगा यहाँ पे ग्राहकों को। ये चीज़ इन्होंने कही है। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी की बात इन्होंने वापस 2 से 3 बार दोहराई है, क्योंकि जब मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसमें इन्होंने कहा है कि टेक्नोलॉजी को लेकर कंपनी जो है आने वाले दिनों में काफ़ी बड़े ऐलान करेगी, और उससे जो फायदा होगा रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन्स के ऊपर एक बेहतर तरीके से चीज़ें होती हुई दिखेंगी। साथ ही कंसर्न उन्होंने जरूर बताया है कि जो मार्जिन्स गाइडेंस है वो थोड़ा सा शॉर्टफॉल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। चलिए, 850 के टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं इस समय जुबिलेंट फूड वर्क्स को लेकर के। जिस तरीके के बाजार के हालात हैं, लोगों के पास पैसे बचेंगे नहीं, जिस तरीके से लॉस हो रहा है कि मतलब पिज्जा विज्जा खाया जाए, लेकिन फिर भी देखते हैं हालात के। 642 पे है, 850 का लक्ष्य, यानी करीब करीब 200 रुपये ऊपर के टारगेट निकल के आ रहा है। 4% टूटा हुआ है। इस बार प्रदीप जी आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। जुबिलेंट फूड पे आपकी टिप्पणी, 4.5% नीचे, 850 का टारगेट दिया गया है। सर फंडामेंटली ना कंपनी अपना बुक वैल्यू से 20 टाइम्स ऊपर ट्रेडिंग हो रहा है, और उस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट 370 करोड़ के आसपास है। तो मेरे को लगता है कि जो 640 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है, 620 के आसपास एक सपोर्ट है। अगर 620 ब्रेक नहीं करता तो फिर थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा, और कंसोलिडेशन में आपको फिर से 720 750 दिखेंगे। अगर 620 ब्रेक करता है, जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो रहेगा 565 के अराउंड, क्योंकि वैल्यूएशन ओवरबॉट है, मार्केट सेंटीमेंट भी ठीक नहीं है,
हो सकता है कि कभी, और 20 रुपीज में ही सपोर्ट है ऑलमोस्ट, तो मेरे को लगता है कि अगर 620 ब्रेक करेगा तो 565 570 एक जोन हो सकता है। तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान रख के काम करना है। थोड़ा ध्यान रख के काम करना चाहिए। आपकी सलाह क्या है सर, आपको भी लगता है ध्यान रखना चाहिए विकास जी? जी सर, एकदम। देखिए, अगर मैं बात करूँ तो एक बढ़िया सा बेयरिश डाइवर्जेंस वीकली चार्ट पे देखने मिला है। एंड डेली चार्ट में हम लोग देखें तो फॉलिंग वेज पैटर्न के फॉर्मेशन पे है, और 200 दिन मूविंग एवरेज को थर्ड टाइम टेस्ट करने आ रहा है। तो कोई भी सपोर्ट बार बार टेस्ट होकर थोड़ा फ्रेजाइल होता हुआ नजर आता है। मोमेंटम इंडिकेटर्स कहीं पे भी बाइंग की तरफ इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। मंथली चार्ट पे प्रीवियस मंथ भी हमें एक प्राइस रिजेक्शन टॉप पे देखने के लिए मिला है रेजिस्टेंस के पास में, एंड इस मंथ फॉलो अप सेल देखने मिल रहा है। तो टेक्निकल पैटर्न्स वीक हैं। वीकली चार्ट पे ये वीक बहुत ही खराब जाता हुआ नजर आ रहा है, और एक अच्छा खासा इनगल्फिंग बियर कैंडल देखने मिल रहा है। तो जैसा प्रदीप ने बताया कि 620 एक सपोर्ट है। अगर 620 का सपोर्ट टूटता है तो कहीं ना कहीं मैं 540 और 520 के टारगेट्स के लिए इसमें मंदी की तरफ ही रहना पसंद करूंगा, रेदर देन तेजी की तरफ। जी सर। चलिए, तो ये चारों शेयर आज के हो गए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे क्या टारगेट निकल के आ रहे हैं फंडामेंटल आधार पर, जो ब्रोकरेज हाउसेज की रिपोर्ट है, क्या चार्ट्स कह रहे हैं, उसके टारगेट क्या कुछ हमारे एक्सपर्ट ने दिए हैं, ताकि आपको स्ट्रेटजी बनाने में कोई दिक्कत ना हो। हर्ष, शुक्रिया, थैंक यू आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और इन तमाम शेयरों पर बातचीत करने के लिए। चलिए, हालांकि समय हो गया है, लेकिन फटाफट एक एक टिप्पणी, एक एक दो सवाल ले लेते हैं, क्योंकि लोगों की टिप्पणियाँ काफ़ी ज़्यादा आई हुई हैं। तो बहुत लोगों के सवाल अभी भी हैं आरईसी को लेकर के, कोल इंडिया को लेकर के, टाटा पावर को लेकर के, इन सब पे बात हो चुकी है। कार्यक्रम समाप्त कर रहे हैं, फिर से आप पीछे जाके देखिएगा, ज़्यादातर जो आप लोग सवाल पूछ रहे हैं उस पर हम लोग बात कर चुके हैं। लेकिन बात ज़रा फटाफट कर लेते हैं। एनबीसीसी पर जो है बातचीत नहीं हुई है, एनबीसीसी पे बात कर लेते हैं। जेपी पावर पे बात नहीं हुई है, और एसजेवीएन पे बात शायद नहीं हुई है। ये तीन शेयर एक एक करके दोनों मेहमानों से पूछते हैं। एनबीसीसी से शुरुआत करते हैं विकास जी आपके साथ। बताइए, एनबीसीसी कैसा लग रहा है? 3% नीचे, 73 रुपये के आसपास चल रहा है। अगर एवरेज करना हो, या जिन लोगों के पास हायर लेवल पे है 100 सवा 100 के आसपास, उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? हाँ, डेफिनेटली। देखिए, एनबीसीसी एवरेज करने की जगह पे आ चुका है। इसका जो ये जोन है ना 70 और 65 का, ये बहुत तगड़ा सपोर्ट जोन है, और यहीं से इसने एक लंबी छलांग भी पकड़ी थी एनबीसीसी ने जनवरी 2024 में, जहां से विद इन 2 to 3 मंथ्स इसने 115 रुपए का सफर तय किया था। तो जी, मेरे हिसाब से यहाँ से 73 से थोड़ा थोड़ा एवरेज करना चालू करिए, 65 तक एवरेज करिए, और अपने एक स्टॉप लॉस रखिए 55 रुपए का। मेरे को लगता है कि एनबीसीसी में बॉटम बहुत जल्दी बनता हुआ नजर आएगा, एंड यहाँ से इसमें बाउंस बैक तेजी से देखने मिलेगी। जी। चलिए, आखिरी टिप्पणी सर आपसे जानना चाहेंगे प्रदीप सर, चलते चलते आपकी राय क्या होगी इस समय जेपी पावर को लेकर के? देखिए, जेपी पावर सर एक पेनी स्टॉक है, और मुझे लगता है कि 15 रुपीज में एक जो सपोर्ट था उसका भी अभी ब्रेक डाउन आ गया है, तो 13.45 अभी चल रहा है। और एक बात सर, प्रोमोटर ने अपना 79% स्टेक ही मैं देख पा रहा हूँ कि प्लेज कर दिया है। सो आई डोंट थिंक इसमें कुछ बेटर हो सकता है। ठीक। और ऐसे पेनिक स्टॉक में इन्वेस्ट करना, इट्स लाइक वोडाफोन आइडिया हो गया, येस बैंक हो गया, और जेपी पावर वाले ऐसे वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करना, मतलब बहुत मुश्किल होगा, इन्वेस्टर को बहुत पेन होने वाला है। तो मेरे ख्याल से ऐसे स्टॉक से उनको एग्जिट ही करना चाहिए, रहना नहीं है। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका, विकास जी आपका, आज के इस महत्वपूर्ण दिन, जिस दिन बाजार टूट रहा था, इस तरीके से लोगों का ढाढ़स बढ़ाने के लिए, बताने के लिए कि किन शेयरों में अभी रुक सकते हैं, कहां से एग्जिट करना चाहिए, कहां पे एवरेजिंग की सलाह रहेगी। विकास जी, पहले आपका कोई डिस्क्लोजर? इसमें से कुछ स्टॉक जो डिस्कस हुए वो हमारे क्लाइंटों के रिकमेंडेशंस में हो सकते हैं, बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी में। तो क्लाइंट जो भी ये शो देख रहे हैं उनसे ये कहना रहेगा कि कोई भी बाइंग सेलिंग एक्टिविटी के पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा जरूर करें। ठीक, प्रदीप जी आपकी कोई डिस्क्लोजर? सर, जो भी स्टॉक्स में हमने डिस्कशन किया है ड्यूरिंग द सेशंस, कोई भी पेड क्लाइंट या तो मेरे पास या हमारे कंपनी के कोई भी एनालिस्ट के पास नहीं है। और इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, एटलीस्ट इन्वेस्ट करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस लेके इन्वेस्ट कीजिए। ठीक सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।